नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 10 मिनट के अंदर 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की। उसके अंदर आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो तीसरी क्लास के अंदर और जो पीडीएफ जो है, इस क्लास की जो भी पीडीएफ होती है वो जिस दिन वीडियो अपलोड होती है उससे अगले दिन आपको मिलेगी। अगले दिन कहाँ पर मिलेगी? जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको जो पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एपीएमसी स्टैंड्स फॉर। एपीएमसी स्टैंड्स फॉर। एपीएमसी की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर पॉली हाउस मैनेजमेंट कमेटी, या फिर एग्रीकल्चर प्रोपोगेशन मैनेजमेंट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। तो एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी क्या होती है? एपीएमसी की फुल फॉर्म में होती है। ये हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी जितने भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं वो मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीडीपी की फुल फॉर्म हमें पता है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। अगला पूछा है, NIFTEM की फुल फॉर्म भी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। अगली पूछी गई है यूजीसी की। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। सीमोस की पूछी गई है। सीमोस बैटरी होती है, छोटा सा जो सेल गलता है किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर जो छोटा सा सेल लगता है उसको सीमोस बैटरी कहा जाता है। और सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस बैटरी भी होती है और सीमोस मेमोरी भी होती है। सीमोस बैटरी भी होती है और सीमोस मेमोरी भी होती है। डीडोस। डीडोस की फुल फॉर्म पूछी गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डीडोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। और डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की अकेले डोस की होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर है, और डीडोस की होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। मोडम की फुल फॉर्म पूछी गई है। मोडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। और पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो ईमेल के अंदर प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल कौन सा होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो ये 7-8 जो फुल फॉर्म जितने भी पूछी गई हैं वो मैंने आपको करवाई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र खालिस्तान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाई थी। तो अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर क्या आता है? चुनाव आयोग आता है। क्या आता है? चुनाव आयोग आता है। इलेक्शन कमीशन आता है। चुनाव आयोग आता है। तो कौन सा आता है? चुनाव आयोग आता है अनुच्छेद 324 के अंदर। जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, संविधान के भाग नंबर 15 के अंदर अनुच्छेद पूछा जाए तो 324 से 329 के अंदर है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं लोक सेवा आयोग के बारे में, तो लोक सेवा आयोग भाग नंबर 14 के अंदर आता है अनुच्छेद 308 से 323। भाग नंबर 14 के अंदर अनुच्छेद 308 से 323 के अंदर आता है, भारतीय संविधान के अधिनियम 1919 के तहत 1924 के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ली आयोग की सिफारिश पर। कौन सा आयोग था? ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग की सिफारिश पर एक्ट 1919 के तहत 1926 के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
जब 1926 के अंदर स्थापना की गई तो 1926 के अंदर इसका नाम रखा गया था सीपीएससी, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या फुल फॉर्म होगी? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। तो सीपीएससी नाम रखा गया कब? 1926 के अंदर जब स्थापना हुई तब सीपीएससी नाम रखा गया। और एक्ट 1935 के तहत 1937 के अंदर इसका नाम बदल करके एफपीएससी कर दिया। एक्ट 1935 के तहत 1937 में नाम बदल करके इसका एफपीएससी रख दिया गया, फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम यूपीएससी रख दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उनको पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। पहले चेयरमैन कौन थे इसके? रोस बारकर यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे। वर्तमान में चेयरमैन मनोज सोनी है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। अप्रैल 2022 से, कब से है? अप्रैल 2022 से कौन है? मनोज सोनी है। यूपीएससी के अंदर सदस्यों की संख्या 10 होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 10 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। पहला चेयरमैन रोस बारकर था, वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल उनको पद से नहीं हटा सकता है। उनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होगा। तो उनको नियुक्ति कौन कर सकता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। वहीं पर यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर होता है। अगर मैं बात करता हूं एचपीएससी की, तो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म क्या रहेगी? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। लोक सेवा के लिए एक्ट कौन सा था? 1919 का। तो एक्ट 1919 के तहत एचपीएससी की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना तब एक्ट 1919 के तहत 1 नवंबर 1966 को स्थापना होती है। किसकी? एचपीएससी की स्थापना होती है। पहले चेयरमैन कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। पहले चेयरमैन कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? श्री आलोक वर्मा है। श्री आलोक वर्मा आईएफएस अधिकारी हैं। कैसे हैं? आईएफएस अधिकारी हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्य टोटल 6 हैं। एक अध्यक्ष है, 5 अन्य सदस्य हैं। एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य हैं। किसके अंदर है? एचपीएससी के अंदर। आर्टिकल 315 बोलता है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसकी स्थापना, संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 315 बोलता है। लोक सेवा आयोग किस भाग के अंदर है? भाग नंबर 14 के अंदर आता है। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के मध्य आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जलीकृत कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। CuSO4 जिसके अंदर 5 मॉलिक्यूल पानी के डाल दिए तो फार्मूला क्या रहेगा? CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो गया CuSO4। पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब है पानी के मॉलिक्यूल। तो 5 मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल 5H2O। तो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया हास्य गैस। हास्य गैस का फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला N2O होगा। केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड होगा। अच्छा, सस्सी कल रख 2016 का क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का पूछा गया है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके 2 रासायनिक नाम रहेंगे, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं उसको, या फिर हम क्या कह सकते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है
कौन सा अधिकतम श्रृंखलन, कौन सा अधिकतम है, कौन सा अधिकतम श्रृंखलन, श्रृंखलन होता है कैटिनेशन पावर दर्शाता है, कौन सा अधिकतम श्रृंखलन है कैटिनेशन पावर दर्शाता है। असाई से होता है, सिलिकॉन होता है, सेलेनियम है, ये कार्बन है, ये टेलोरियम है। तो कौन दर्शाता है सबसे अधिकतम श्रृंखलन या कैटिनेशन पावर किसकी होती है, तो कार्बन की होती है। किसकी होती है, कार्बन की होती है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, इस प्रकार से कार्बन जो है लगातार जो है सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला बना सकता है। कौन है, कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है। उसके बाद में इससे रिलेटेड यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन और है यहां पर, ये क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की परमाणविक जो त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या होती है 37 पिकोमीटर की। लैब अटेंडेंट 2018 का क्वेश्चन है, 37 पिकोमीटर की होती है। वहीं पर एक बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, जो गोल्ड होता है, सोने का जो चिन्ह, रासायनिक चिन्ह होता है AU होता है, जिसको ओरम कहते हैं। AU होता है जिसको ओरम कहते हैं। चांदी का AG होता है, शीशे का जिसको कहते हैं PB होता है, शीशे का PB होता है। और टिन का कौन सा होता है, SN, टिन का सिंबल होता है। SN किसका होता है, टिन का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान को कब अपनाया, तो दो से बनते हैं। भारत के संविधान को, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, अपनाया कब गया, सबसे पहले लागू, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो सबसे पहले अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। टोटल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। शेष जो अनुच्छेद हैं उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और उसके अंदर 15 अनुच्छेद क्या किए गए, लागू किए गए थे। बाकी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। टोटल भाग जब पारित किया गया उस समय भाग कितने थे, 22, अनुच्छेद 395 थे। और जब पारित किया गया उस समय अनुसूची 8 थी। वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो जब लागू किया गया था, जब अपनाया गया था उस समय अनुसूची 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया खालिस्तान के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया खालिस्तान के कारण होता है, तो मैंने आपको बताया था, म्यूटेशन के बारे में बताया था। म्यूटेशन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की संरचना के अंदर आता अचानक से सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन जीन, एकदम से अचानक से कोई बदलाव हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। और इसको जो है सिकल सेल एनीमिया कई बार फुल फॉर्म में पूछ रहता है, SCD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिकल सेल डिजीज होती है। ये एक जेनेटिक है जो माता पिता से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। इसके अंदर प्रभावित क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं आरबीसी। आरबीसी उभयतल शेप की होती है, इस प्रकार से शेप की होती हैं। और आरबीसी की शेप जो है सिक्कल के जैसी दराती के जैसी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की शेप वैसे तो उभयतल शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के कारण जो आरबीसी है इसकी जो शेप है वो दराती के जैसी, सिक्कल के जैसी हो जाती है। और ये एक आनुवांशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है। किसको प्रभावित करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है, तो केवलादेव किस राज्य के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। पिछली वाली वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, तो उसके अंदर भी हमने 5-6 क्वेश्चन नीचे किए थे। तो इसके अंदर जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कवर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है डाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है, तो किस यूटी के अंदर कहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। नागरहोल कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा के गुड़गांव के फरुखनगर के अंदर है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है। सरिस्का पक्षी विहार है राजस्थान के अंदर है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है। और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के अंदर है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ
क्या है ये? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ किस राज्य के अंदर है? मणिपुर राज्य के अंदर पड़ता है, मणिपुर राज्य के अंदर पड़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वह बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर जो है पड़ता है। इस प्रकार से यहां पर जो है कांडला बंदरगाह पड़ता है, गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह पड़ता है। तो ये लोकेशन है मैप के साथ में। आपको ये जो भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा, प्रायद्वीपीय भारत का ये नक्शा है, इसके अंदर यहां पर कांडला बंदरगाह पड़ता है। किस राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। कांडला बंदरगाह है, ये एक जवारीय बंदरगाह है। कैसा है? जवारीय बंदरगाह है, जवारीय बंदरगाह है। और दूसरी बात ये क्या है कि मुक्त व्यापार बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह। मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। अगला पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, दो पड़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर दो हैं, एक मुंबई है, एक न्हावा शेवा है। न्हावा शेवा एक मानव निर्मित है, जिसका वर्तमान में नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पड़ता है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए न्हावा शेवा की स्थापना की गई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत के अंदर टोटल जो है बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या जो है 13 है। कितने हैं? 13 हैं। मारमा गोवा किसके अंदर पड़ता है? गोवा के अंदर पड़ता है। न्यू मैंगलोर कहां पर पड़ता है? तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक के अंदर है। और कोच्चि बंदरगाह कहां पर पड़ता है? तो कोच्चि बंदरगाह केरल के अंदर पड़ता है। ये कौन से तट के हैं? तो ये पश्चिमी तट के हैं। किस तट के हैं? पश्चिमी तट के हैं। पूर्वी तट के ऊपर कितने बंदरगाह हैं? तो सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर 3 हैं, तमिलनाडु के अंदर 3 मुख्य बंदरगाह हैं। सबसे पहले तुत्तीकोरिन है, चेन्नई है, एन्नोर है। एन्नोर का वर्तमान में नाम कामराज है। जिस प्रकार से दीनदयाल बंदरगाह कांडला का नाम है, उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू न्हावा शेवा का नाम है, और कामराज वर्तमान में एन्नोर का नाम है। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पड़ता है, ओडिशा के अंदर पारादीप पड़ता है, और फिर कोलकाता या फिर हुगली नदी के ऊपर पड़ता है, ये कोलकाता बंदरगाह पड़ता है। और एक बंदरगाह कहां पर पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर मुख्य 13 बंदरगाह हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन मामलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है मामलुक के संस्थापक के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था 1206 से 1210 तक था। 1210 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? पोलो खेलते हुए। क्या खेल रहा था? एक घोड़े के ऊपर जो ना पोलो खेल रहा था, और पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कब हुई थी? 1210 के अंदर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 1199 के अंदर कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा डाली गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई। कब डाली गई? 1199 के अंदर डाली गई। और कुतुब मीनार जो है कंप्लीट कब हुई? 1229 में। 1229 में कार्यकाल किसका था? इल्तुतमिश का कार्यकाल था, क्योंकि अगला ही शासक कौन बना था? इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 तक चला था। तो 1229 के अंदर कंप्लीट हुई थी। किसके नाम पर कुतुब मीनार को बनाया गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, एक सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, जिसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जीके की ट्रिक्स को सलाम। तो सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। के से खिलजी वंश है,
1290 से 1320 से संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ट्रिक्स है यहाँ पर तुगलक वंश है। 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। सैयद वंश से 1414 से 1451 है, खिज्जर खान संस्थापक था। लोधी वंश से 1451 से लेकर के 1526 तक संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत की कर प्रणाली पर, भारत की जो टैक्स प्रणाली है पर खालिस्तान भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है, पर भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है। जो कर प्रणाली है सबसे ज्यादा कर किस प्रकार से आता है? तो अप्रत्यक्ष कर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है, वह कर जिसे सीधे जनता से या सीधे व्यक्ति से नहीं लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहते हैं। और जो डायरेक्ट व्यक्ति से लिया जाता है, जो टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट लगता है, उसको हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। तो भारत की कर प्रणाली अप्रत्यक्ष कर पर भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कैसा है? अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगाने वाला पहला देश फ्रांस था। 1954 के अंदर 1954 के अंदर जीएसटी लगाने वाला शुरू करने वाला पहला देश फ्रांस था 1954 के अंदर। और जीएसटी के लिए संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी के लिए संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को कौन से दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट बात आती है। तो सबसे पहले 22 मार्च को पहले मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये 22 तारीख से रिलेटेड हैं और लगातार 3 महीने के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहां तक आज हमारे 10 एमसीक्यू थे। तो इस प्रकार से हमने 30 एमसीक्यू आज तक तीसरी वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।